नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार पोस्टा अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। पोषण मतलब भोजन ग्रहण करना और शरीर की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये पोषण की प्रक्रिया होती है। और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जीव जो है सजीव दो प्रकार के हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अधिकांश पौधे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। और परपोषी मतलब वो कुछ पौधे, कुछ पादप और बाकी जंतु और जीव जो कि अपने पोषण के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है। तो प्राणियों में सबसे पहले पोषण जो है वो परपोषी पोषण होता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। पोषक तत्व जो हैं हम ग्रहण करते हैं, जो प्राणी ग्रहण करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि के रूप में होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं और इन जटिल पदार्थों का हम सीधे शरीर में उपयोग नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें जटिल से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिसको विखंडन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जटिल से सरल पदार्थों को तोड़ना और शरीर के लिए उपयुक्त रूप में इनको बनाना पाचन कहलाता है। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि जीवों में अलग अलग होती है। जैसे छोटी जो कीड़े और मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ होती हैं, ये पौधों के मकरंद को ग्रहण करती हैं और बाद में उससे शहद का निर्माण होता है। इसके पश्चात स्टारफिश, इसको तारा मछली भी कहा जाता है, इसके पोषण की विधि हमें दी हुई है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार ग्रहण करती है और कवच खोलने के बाद ये अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों पर भक्षण करती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे बचती है। मतलब ये मुख से अंतर्ग्रहण नहीं करती है, ये सीधे मुख और आमाशय से भोजन का अंतर्ग्रहण करती है। मानव में पाचन बहुत महत्वपूर्ण है। मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, इसे हम पचाते हैं, पूरा पाचन तंत्र कार्य करता है, फिर वो भोजन ऊष्मा के लिए ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और शरीर के अलग अलग भागों तक उसको पहुंचाया जाता है। शरीर के अंदर भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक जाती है। इस नली को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम भाग है मुख गुहिका, ये डायग्राम आपके साथ में संलग्न है, इससे आप अच्छे से देख सकते हैं। सबसे प्रमुख भाग है मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या ग्रासिका है। मुख गुहिका मतलब हमारा मुंह, ग्रास नली का मतलब मुंह से लेकर आमाशय तक भोजन के पहुंचने की जो मार्ग है उसको ग्रास नली या ग्रासिका कहा जाता है। इसमें मुंह के साथ में ग्रास नलिका के प्रारंभ में लार ग्रंथियां होती हैं जो मुख में लार को मिला देती हैं, भोजन में लार को मिला देती हैं। इसके पश्चात है अमाशय। अमाशय के पश्चात क्षुद्रांत या छोटी आंत, बृहदांत या बड़ी आंत, और बड़ी आंत मलाशय से जुड़ी होती हैं और सबसे अंतिम भाग है मलद्वार या गुदा। ये समस्त भाग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग भागों में अलग अलग भोजन के घटकों का पाचन होता है और यह पाचन क्रमिक रूप से होता है। अलग अलग भागों में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। आमाशय की आंतरिक वृत्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस का स्त्रावन करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। ये हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र है। सबसे पहला है मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख एवं मुख गुहिका जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करती है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं खाना।
इसके पश्चात हम दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा उसको बिल्कुल बारीक और महीन कर लेते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि भोजन को आप जितना अधिक चबाएंगे, जितना आप बारीक करेंगे, जितना महीन करेंगे, तो भोजन के पाचन में शरीर के अन्य भागों को उतना ही कम कार्य करना पड़ता है। क्योंकि अगर भोजन ठीक से नहीं पचा भोजन ठीक से नहीं चबाया जाता है तो उसको तोड़ने के लिए शरीर को अधिक कार्य करना पड़ता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया। इसके पश्चात दांतों की ओर देखिए। दांतों के पहले हम देखते हैं कि हमारे मुंह में एक लार ग्रंथि होती है जो लार का स्त्रावन करती है, और लार जो है वो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करती है। अब दांतों को देखा जाए तो मनुष्य के दांत जो हैं 32 दांत होते हैं। इसमें से आगे के जो 4 दांत होते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। उसके पश्चात के 2 दांत रत्नक होते हैं। उसके पश्चात के 4 दांत अग्र चवर्णक होते हैं और अंत के 6 दांत चवर्णक होते हैं। इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। कर्तन एवं दर्शन करने वाले दांत, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत और चबाने एवं पीसने वाले दांत, तो ये दांतों के कार्य और उनके प्रकार होते हैं। कृंतक एवं रत्नक ये कर्तन एवं दर्शन वाले दांत होते हैं। कृंतक कर्तन एवं दर्शन वाले दांत होते हैं। चीरने एवं फाड़ने के लिए रत्नक दांतों का प्रयोग किया जाता है और चबाने और पीसने के लिए अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों का प्रयोग किया जाता है। अब दूध के दांत और स्थायी दांत हैं। दांतों का प्रथम सेट जो है मनुष्य का बचपन में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सारे दांत गिर जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनके स्थान पर जो दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। लार में उपस्थित जो ग्रंथि जो रस होता है वो चावल के मड को शर्करा में बदल देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। इसके पश्चात जो दांत के पश्चात हमको जीभ का अध्ययन करना है। जीभ जो है एक मांसल पेशी अंग होता है जो पीछे की ओर एक मुख ग्रहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में ये मूव कर सकता है। जीभ के कार्यों के बारे में देखना है। जीभ का प्रयोग हम बोलने में करते हैं और इसके अलावा जीभ जो है ये स्वाद कलिकाओं से जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से हमको विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ के अलग अलग भाग से अलग अलग भोजन के अलग अलग घटक का स्वाद हम ले सकते हैं। इसके पश्चात दंत छाया के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बहुत से हानिकारक जीवाणु हमारे दांतों में वृद्धि करते हैं और भोजन करने के बाद इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं और धीरे धीरे इससे दांतों का जो मुख का जो माध्यम वो अम्लीय हो जाता है और ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते रहते हैं। यदि इनका उपचार ना किया जाए तो दांत जो है वो असहाय, मतलब धीरे धीरे क्षय होता जाता है और नष्ट होते जाते हैं। इससे बचाव के लिए खाना खाने के पश्चात ब्रश करना आवश्यक होता है। अब इसके पश्चात हम आते हैं भोजन नली या ग्रसिका पर। भोजन नली या ग्रसिका जो है वो निगला हुआ भोजन भोजन नली में मुंह से चबाकर निगला हुआ भोजन भोजन नलिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती हुई जाती है और इसकी भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है और इस आहार नाल के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है। अगर संकुचित होता हुआ भोजन आमाशय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता तो ये उल्टी के द्वारा वापस बाहर आ जाता है। अब आमाशय के बारे में हम देखेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। इसकी आकृति जे आकार की होती है
यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। एक ओर यह ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्रदान करता है और दूसरी ओर छिद्रांत में खुलता है। मतलब एक सिरा इसका ग्रसिका से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा छिद्रांत से जुड़ा होता है। आमाशय में 3 प्रकार के पाचक रस होते हैं। प्रथम होता है श्लेष्मल, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा पाचक रस। ये 3 द्रव यहाँ स्रावित होते हैं। श्लेष्मल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये आमाशय की आंतरिक दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ये माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो आमाशय में उपस्थित 3 द्रवों की अलग अलग कार्यप्रणाली होती है। आमाशय के पश्चात का भाग क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। यह लीवर और अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है और क्षुद्रांत की भित्ति से भी, दीवारों से भी कुछ रस का स्रावण होता है। क्षुद्रांत में यकृत होता है जो लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, हृदय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस का स्रावण करती है जो कि एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत के पश्चात अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है एवं उनके सरल रूप में रूपांतरित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार ये जटिल से सरल का जो रूपांतरण है क्षुद्रांत में जाकर कंप्लीट हो जाता है। अब क्षुद्रांत में अन्य क्रिया है भोजन का अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं। दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम जो है ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे इनके पास भोजन पहुंचता है ये तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं और सूक्ष्म रधिकाओं का जो जाल होता है ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं और जो पोषक पदार्थ होते हैं वो रुधिर वाहिकाओं में चले जाते हैं और रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में उनका स्थानांतरण हो जाता है जहाँ उनका जटिल पदार्थों के निर्माण में उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। तो ये भोजन जो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन एवं जल के रूप में हो जाता है विघटन इसका और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता, वो वृद्धांत में भेज दिया जाता है। वृद्धांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है और अवशोषण के पश्चात जो बचा हुआ पदार्थ है अपचित पदार्थ ही मलाशय में चला जाता है। यह अर्धठोस के रूप में होता है और इसे गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जिसको मल निष्कासन कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल मनुष्यों में पाचन है। 2.3 में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। शाकाहारी जंतु जो हैं वो उनकी एक आदत होती है कि भोजन नहीं भी अगर उनके पास है तो भी वो कुछ न कुछ चबाते रहते हैं। उसको जुगाली करना कहा जाता है। इनमें पोषण प्रक्रिया जो होती है वो प्राप्त भोजन को पहले जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में संग्रहित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। तो रूमेन में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, कड़ कहते हैं।
परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लाते हैं और उसे चबाता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को करने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मनुष्य और अन्य जीव जंतु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ये जीवाणु उपस्थित नहीं होते हैं। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं प्रदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहा जाता है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पे जीवाणु द्वारा होता है। तो अंधनाल में, क्षुद्रांत एवं प्रदांत के बीच में उपस्थित अंधनाल में सेल्यूलोज का पाचन होता है। अब कुछ सूक्ष्म जीवों में पाचन है। तो सबसे पहले अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाप कहते हैं। तो पादाप की सहायता से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। पादाप इनको गति भी प्रदान करते हैं और भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो उस भोजन के आसपास से अपने पादाप को विकसित कर देता है। इससे खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाते हैं और खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जो कि खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है और बिना हुआ पचा हुआ पदार्थ अवशिष्ट जो खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये पोषण की विधियाँ हैं जो जीवों में संपन्न होती हैं। और इस चैप्टर में हमने अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण। एमिनो अम्ल जो हैं वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। स्वांगीकरण भोजन का अवशोषण, उसका पोषक तत्व में बदलना और शरीर के अलग भागों तक उसका पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। पित्त रस जो है हमारे ये लीवर में बनता है और वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। और ये गॉल ब्लैडर में, पित्त थैली में इसका संग्रहण होता है। फिर मुख्य गुहिका क्या है, रदनक क्या है, सेल्यूलोज क्या है, पाचन तंत्र क्या है, निष्कासन क्या है, खाद्यदानी क्या है, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चर्वणक, ये सारे पॉइंट हमने इस चैप्टर में देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।